सभी को नमस्कार। आज हम लोग बिहार एसएससी का जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, कृपया सभी क्वेश्चन को वाच करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूलाधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। मूलाधिकार की बात करें तो टोटल 7 मूलाधिकार हैं, जिसमें 15, 16, 19, 29 और 30 भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 भारतीयों को प्राप्त है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। पहला कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। ये भी सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी राज्यसभा के मतलब कि संसद का टोटल 3 सदन होते हैं, 3 गो सदस्य होते हैं, 3 गो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है लोकसभा, सेकंड होता है राज्यसभा और थर्ड होता है राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक रोक सकता है। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल 110 में है परिभाषित किया गया। धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 दिन। 4 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब, पहला कह रहा है, राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। बिल्कुल सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माह। 2 माह के भीतर होना चाहिए। आपातकाल की बात करें तो भारत में 3 बार लग चुका था, 1962 में 1971 में और 1975 में। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो आंसर हो जाएगा 1963 में। 7 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37 में है, उपबंध किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में है, कितना से कितना तक है? तो 36 से 51 तक के हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के चर्चा है, जिसका इसमें आंसर हो जाएगा ए, 37। 8 नंबर क्वेश्चन है, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1991 ईस्वी में किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो 9वां के आंसर हो जाएगा ए, भूरी क्रांति से है। कोको उत्पादन या चमड़ा क्रांति का किससे? तो भूरी क्रांति से। और धूसर क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पादन से है। चमड़ा उत्पादन का भूरी क्रांति से और धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। और काली क्रांति का संबंध कोयला उत्पादन से है। और गोल्डन क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। काली क्रांति का संबंध कोयला से हो गया। गोल्डन क्रांति का संबंध जूट से हो गया। भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से हो गया, कोक उत्पादन से हो गया। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है,
एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, इसे हॉट मनी कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, क्या अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। खिलाफत आंदोलन भी इसी समय हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। दोनों 1922 में ही समाप्त हुआ था, खिलाफत और असहयोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। स्टार्ट कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दांडी मार्च जो हुआ था, जो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 386 किलोमीटर की दूरी तय करके दांडी पहुंचे थे और एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिए थे। और दांडी मार्च के समय जो वायसराय हुआ करता था, जो लॉर्ड इरविन था, जो लॉर्ड इरविन का शासनकाल था, जो 1926 ईस्वी से 31 तक था। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो चौरी चौरा घटना जो कांड हुआ था कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, प्रथम 30 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। पुनः समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। पुणे पैक्ट जो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, पुणे में एक समझौता जिसे पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 1932 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च नहीं, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारतीय की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो कब, इसका आप लोग आंसर करिए, कब किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इससे सही, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। आप लोग भी टिक करिएगा, जिससे आप लोगों का स्कोर का पता चलेगा। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, कब किया गया था? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। फिर से एक बार सुन लीजिए, राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को नियम 17 के द्वारा बंद कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल की बात करें तो 1828 ईस्वी से 1835 तक का था। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन, बहावियों को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो किसका जाता है? लॉर्ड एल्गिन को जाता है, लॉर्ड एल्गिन। इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एल्गिन। 18 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी, पल्लव। पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु था, सी विष्णु। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल था, गोपाल। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग प्रथम, दंतीदुर्ग प्रथम था। और नागभट्ट का संस्थापक प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट प्रथम था। इसका आंसर पल्लव सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के
अवशेष मिले हैं, इनमें से शव के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा उत्तर दिशा में रखे मिले हैं। आंसर है उत्तर दिशा में मिले हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में विभाजन हो गया? कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था जिसमें बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजन हो गया था? तो आंसर डी हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व हुआ था राजगिरी में। राजगिरी में 483 ईसा पूर्व राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में। और उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में। वैशाली कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के संरक्षण में 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था 251 ईसा पूर्व हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या प्रथम शताब्दी में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलग्राम या कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर, कश्मीर में कुंडलग्राम, कुंडलग्राम कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर कुंडलग्राम में प्रथम शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ था? किस तट पर, किस नदी के तट पर मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो क्या इसका आंसर होगा? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो मखली पुत्र थे। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र थे, याद रखिएगा आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 के बाद 23 की तरफ चलते हैं। किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहाँ इसका आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ। 24 नंबर क्वेश्चन है। मुगल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो सैन्य विभाग, आंसर सी सही हो जाएगा, सैन्य विभाग से। आप लोग भी टिक मारिएगा। सैन्य विभाग का स्थापना किया था। बस कौची क्या करा? बसावन दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकारी था? किस शासक के दरबारी चित्रकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक था। 1556 से 1605 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में सुमेलित कीजिए। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, सही है। उसके बाद कुंडल यह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ये गलत है, ये हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में। इसका आंसर बी हो जाएगा। सुमेलित नहीं है तो बी हो जाएगा। लेकिन सी देख लेते हैं। तो काकरापारा गुजरात में सही है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन बी ये गलत है, ये हो जाएगा तमिलनाडु में। 28 नंबर क्वेश्चन है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। मैंने 28 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण नहीं है तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। यह ईंधन का गुण है, ये भी सही है, लेकिन नहीं पूछ रहा है, तो ये सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। हानिकारक गैसों का उत्पादन होगा तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो गलत ही है। तो सी नंबर ऑप्शन क्या करा? ईंधन का प्रज्वलन ताप न हो, ना तो कम हो, ना ही ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा बी,
इसमें पूछ रहा है गुण, ईंधन का गुण नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। यदि ऐसा रहेगा उत्सर्जन होना चाहिए तब तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे बहुत सारा परेशानियाँ बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी सही। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो 30 को मिलाइए। तो विटामिन B7 से क्या होता है? विटामिन B7 से बालों को झड़ना, बालों को झड़ना। अब विटामिन B12 से क्या होता है? पर्णाशी अरक्तता, पर्णाशी अरक्तता। और विटामिन ई से क्या होता है? बांझापन, बांझपन होगा। अब विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्कन जमना। फिर से एक बार देख लीजिए, B7 से बालों का झड़ना, और विटामिन B12 से होता है पर्णाशी अरक्तता, और उसके बाद विटामिन ई से होता है बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन के से होता है रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक इसका आंसर ए हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए गैलेक्टिक इकाई है, गैलेक्टिक इकाई। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? कौन सा रोग है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है? तो वर्णांधता बहुत कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वर्णांधता बहुत कम होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन है जो लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये वहन आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन का करता है, O2 ऑक्सीजन का वहन करता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो आवश्यक ऊष्मा की कितने मात्रक होता है? आवश्यक ऊष्मा की मात्रक पूछा तो गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। ऊष्मा का ऐसा तो मात्रक जूल होता है, आप लोग जानते हैं, और कैलोरी भी होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर को निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तब 35 का आप लोग आंसर करिएगा, जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली अच्छा स्रोत है, पालक अच्छा स्रोत है, आम अच्छा स्रोत है, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे ये अच्छा स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करा? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें देख सकते हैं प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद पूछ रहा है विद्युत प्रवाह, मतलब कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। पावर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। फिर से देख लीजिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, विद्युत प्रवाह का ऐसा मात्रक एम्पियर, मतलब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और क्या करा? पावर माने शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। तो इसका आंसर मिला लीजिए बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व पूछ रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कौन हो जाएगा, आप लोग भी आंसर करिएगा। सबसे कम घनत्व वाला लिथियम होता है। सबसे कम घनत्व वाला लिथियम होता है। अब 39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में कह रहा है, कौन कथन सही है? तो एक प्राकृतिक जो बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। आंसर है इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सिर्फ अब 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? इस तत्व का रासायनिक गुण है जो कौन तय करता है? तो जानते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रासायनिक गुण को तय करता है।
देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आप लोग जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा के नदियों पर देवप्रयाग की नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और अलकनंदा पर स्थित है देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राग से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है? कर्क रेखा जो बीचों बीच किस राग से गुजरता है? तो जानते हैं आप लोग मध्य प्रदेश से गुजरता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से शुरू होती है? तो गुजरात से शुरू होती है। 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 42 का आंसर सी, मध्य प्रदेश बीचों बीच राज से गुजरता है। 42 को हो जाएगा, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। आंसर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? पूछ रहा कौन सुमिलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं बांध बगाड़ का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो इसमें देख सकते हैं अग्लुहास। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तब इसका आंसर हो जाएगा भूकंप और ज्वालामुखी के लिए रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 2। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सही से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं टकला मकान कहाँ है? चीन में है, ये बिल्कुल सही है। थर्मोस्थल भारत में है, ये भी सही है। अटाकामा चिली सही है। गिब्सन अफ्रीका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया मतलब कि गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग टिक करिएगा, डी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। पहला। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। मतलब 1 और 2 सही हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आप देख लीजिए, बहुत काम आएगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन है प्रवर्तक है। योग दर्शन के संस्थापक, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो चरवाक हो जाएगा आंसर। वैशेषिक दर्शन के कनाद हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कनाद या प्रवर्तक कनाद हो जाएगा। और पूर्वी मीमांसा का हो जाएगा जैमिनीय। प्रवर्तक पूर्वी मीमांसा के जैमिनीय। और उत्तरी मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण देख सकते हैं। उसके बाद विभिन्न संप्रदायों के संप्रदाय एवं उसके संस्थापक है। संप्रदाय संस्थापक क्या है? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय भेटलीपुत्र। और भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुड कच्चायन।
और घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरन कश्यप। एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। आप लोग को पता चल रहा होगा कि सेट कैसा था, कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट था, जो कि जीके जीएस के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इस तरह से मेरे इस तरह के सेट को रेगुलर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।